नमस्कार, गुड मॉर्निंग। मैं हूं आशीष, आप देख रहे हैं बीपीएल टुडे। आप सोच रहे होंगे कि ये मैं गांव से कहाँ हूं। ये जहानाबाद के पास का स्थित एक गांव है जिसका नाम है मकपा। काफ़ी खूबसूरत गांव है। आप देख सकते हैं मेरे बैकग्राउंड में गांव काफ़ी अच्छा है। लेकिन मैं इस वक्त ना गांव की बात कर रहा हूं, न कुछ और। मैं बात कर रहा हूं बिहार नगर निगम चुनाव 2022, जिसमें हाल ही में 24 तारीख को यानी कल नामांकन की प्रक्रिया पूरी हो चुकी है। गया नगर निगम के सभी 53 वार्डों के लिए नामांकन हो चुका है। ये पहली बार है जब पूरे बिहार में महापौर और उप महापौर का चुनाव अलग से होगा। यानी जहां पहले अभी तक सिर्फ लोग, आमजन, शहर की जनता या नगर परिषद की जनता वार्ड्स अपने प्रतिनिधियों को चुनती थी, वहीं इस वक्त वो उप महापौर यानी उप मुख्य पार्षद और मुख्य पार्षद का चुनाव भी वो सीधे करेगी। यह बिहार सरकार की बिहार नगर पालिका अधिनियम के तहत की गई नई कवायद है। मकसद ये है कि पूरे बिहार में निष्पक्ष व शांतिपूर्ण चुनाव हों, साथ ही हर वर्ग से, हर समुदाय के लोगों को उनका उचित प्रतिनिधित्व मिल सके। राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा 16 सितंबर से नामांकन भरने की प्रक्रिया शुरू हुई थी, जो 24 तक चली। गया नगर निगम के सभी 53 वार्डों के लिए कई नामचीन लोगों ने नामांकन किया है। साथ ही इसमें इस चुनाव में कई पूर्व पार्षदों ने भी अपनी किस्मत दोबारा आजमाने की कोशिश की है, उन्होंने नामांकन किया है। साथ ही राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी की बेटी सुनैना देवी, जो वार्ड 1 से पहले पार्षद रह चुकी हैं। फतेहपुर से भाजपा के विधायक श्यामदेव पासवान के अलावा कई लोगों ने इस बार मेयर पद के लिए नॉमिनेशन किया है। इस दफ़ा चुनाव इसलिए थोड़ा दिलचस्प हुआ है क्योंकि राज्य निर्वाचन आयोग ने सरकार के निर्देशानुसार राज्य के कई नगर निगम और नगर परिषदों में मुख्य पार्षद, उप मुख्य पार्षद का सीट आरक्षित कर दिया है। गया में भी महापौर और उप महापौर का सीट आरक्षित हो गया है। ऐसे में इस पद पर अभी दावेदारी करने वाले कई लोगों को निराशा हाथ लगी है। वहीं पिछले कई वर्षों से नगर निगम में डिप्टी महापौर का पद संभाल रहे अखौरी ओमकार नाथ उर्फ मोहन श्रीवास्तव को भी थोड़ी परेशानी हुई है। हालांकि उन्होंने राज्य के कई दूसरे नगर परिषदों के कई प्रतिनिधियों के साथ मिलकर सरकार के इस फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती भी दी, जिसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में हाई कोर्ट को निर्देश दिया कि इस पूरे मामले में वो मार्गदर्शन दे। लेकिन हाई कोर्ट ने इस मामले में सुनवाई की तिथि आगे बढ़ा दी है। इसके बाद कल यानी शनिवार को गया नगर निगम के निवर्तमान महापौर गणेश पासवान व उप महापौर अखौरी ओमकार नाथ श्रीवास्तव ने नामांकन किया है। पूरे चुनाव में पूरे नामांकन के दौरान इन दोनों प्रत्याशियों को लेकर सबसे ज़्यादा चर्चा में है, क्योंकि शायद गया पहला नगर निगम क्षेत्र है जहां महापौर से ज़्यादा उप महापौर को लेकर लोगों को उस सीट पर कब्जा करने की ज़्यादा उम्मीद है। ज़्यादा उन्हें लगता है कि शायद वो उप महापौर या आप इसे यूँ भी समझ सकते हैं कि पिछले कई वर्षों से उप महापौर रहे मोहन श्रीवास्तव ने
अपने काम के बल पर पूरे गया शहर में एक अलग पहचान बना ली है। उनकी छवि क्या रही है ये बहुत मायने नहीं रखता, लेकिन पिछले कई वर्षों में गया नगर निगम संसाधनों के मामले में राज्य के दूसरे नगर निगम के मुकाबले काफ़ी सशक्त हुआ है। बात चाहे सफाई की हो, पेयजल की हो, इन सब मामलों में गया नगर निगम राज्य व केंद्र स्तर पर सराहा गया है। साथ ही गया नगर निगम के कार्यों की सराहना पूरे देश में हुई है। जहाँ तक संसाधनों की खरीद में गड़बड़ी का बात है गड़बड़ी की बात है, तो ये आम बात, ये बहुत सामान्य सा पहलू है। क्योंकि नगर निगम का जो स्ट्रक्चर है, नगर निगम का जो मैकेनिज़्म है, अगर आप उसकी बात कीजिए, तो जहाँ बड़े पैमाने पर पैसे का फ्लो है, जहाँ बड़े पैमाने पर हर तरह के लोगों का आना-जाना है, जहाँ सिर्फ़ और सिर्फ़ राजनीति और पैसे का ही बोलबाला है, उन सब के बीच अगर करप्शन का इश्यू रहता है, तो ये कोई बड़ी बात नहीं है। जनता अब इस बात को समझती है। आप गया नगर निगम की किसी भी 53 वार्ड में चले जाइए, मोहन श्रीवास्तव को लेकर और गणेश पासवान को लेकर आपको एक अच्छी छवि मिलेगी। आप ज़रा थोड़ा पीछे जाएँ कोरोना काल में, तो जहाँ दोनों ने मिलकर, यानी गणेश पासवान व डिप्टी मेयर ने मिलकर कोरोना जैसी महामारी के बीच भी शहर की हर गली, हर सफाई, हर गली व हर नली में जाकर लोगों को कोरोना से बचाव के लिए जानकारी दी थी। इतना ही नहीं, उन्होंने प्राइवेट हो या सरकारी संस्थान हो, वहाँ जाकर छिड़काव भी किया था। साथ ही महत्वपूर्ण बात ये था कि उप महापौर अखौरी ओमकारनाथ व मोहन श्रीवास्तव कोरोना संक्रमित भी हो गए थे। बावजूद इसके जब वो स्वस्थ हुए, तो वो पूरा मैदान में उतरे और उन्होंने उसी ज़ोर-शोर से कोरोना से लड़ने में अपनी भूमिका अदा की है। यह बात गया शहर की जनता जानती है और मानती भी है। ऐसे में ये देखना दिलचस्प होगा कि इस बार जब मोहन श्रीवास्तव जी ने वार्ड नंबर 11 से पार्षद पद के लिए नामांकन किया है, तो क्या वो डिप्टी मेयर, जो एक तरह से माना जा रहा है कि जिन पर उनका एक एकाधिकार है, उनके कार्यों की वजह से उस पर कौन काबिज़ होगा? यह भी अनुमान लगाया जा रहा है कि शायद उन्होंने कोई कैंडिडेट चुन लिया है, या इस बात की भी पब्लिक डोमेन में चर्चा है कि बिहार नगर निगम चुनाव 2022 की डेट आगे बढ़ जाए। डीआरडीए जहाँ नगर निगम के सभी 53 वार्डों के लिए नामांकन भरने की अलग-अलग कक्ष बनाए थे, वहाँ शुक्र शनिवार को काफ़ी गहमा-गहमी रही, क्योंकि नगर निगम के निवर्तमान महापौर गणेश पासवान, उप महापौर अखौरी ओमकारनाथ व मोहन श्रीवास्तव समेत कई नामचीन चेहरों ने नामांकन किया है। डीआरडीए कार्यालय से प्राप्त जानकारियों के अनुसार अभी शनिवार तक, यानी नामांकन के अंतिम दिन, महापौर पद के लिए 30, उप महापौर के लिए 11 और पार्षद पद के लिए 301 लोगों ने नामांकन भर दिया है। 25 तारीख से स्क्रूटनी शुरू हो रही है। ऐसे में ये देखना दिलचस्प होगा कि इसमें कितने पार्षद स्क्रूटनी के बाद मैदान में रहेंगे और कितने नहीं रहेंगे। हालांकि इस दफ़ा प्रत्याशियों में नामांकन भरने की प्रक्रिया में जो अधिकारी लगाए गए थे, कर्मचारी लगाए गए थे, उनके कार्यों को लेकर थोड़ी नाराज़गी रही। इसकी वजह शायद यह भी रही कि निर्वाचन कार्यों में अभी तक जो पुराने कर्मचारी लगाए जाते थे, वो या तो सेवा मुक्त हो चुके हैं या उनकी ड्यूटी कहीं और लगा दी गई है। ऐसे में नए पदाधिकारियों को निर्वाचन संबंधी जानकारियों में थोड़ा अभाव की वजह से प्रत्याशियों के नामांकन भरवाने में समय लगा है। हालांकि डीडीसी उप विकास आयुक्त कहते हैं कि चुनाव संबंधी कार्यों को लेकर जिला प्रशासन की ओर से सभी को ट्रेनिंग दी गई है। उन्हें बराबर बताया गया है कि किस तरह से प्रत्याशियों के पर्चे भरे जाने हैं, कहाँ पर
किन दस्तावेजों की जांच होनी है। अब नामांकन खत्म हो चुका है, स्क्रूटनी शुरू होगी। उसके बाद धीरे धीरे हर वार्डों में प्रत्याशी प्रचार कार्यों में लग गए हैं। हर कोई अलग अलग दावे कर रहा है। कोई करप्शन फ्री नगर निगम के दावे कर रहा है, तो कोई स्मार्ट नगर निगम की बात कर रहा है। अब इन बातों में कितना दम है, यह चुनाव के बाद ही बताए जाएंगे। तब जब मतगणना हो जाएगी और काउंटिंग के बाद प्रत्याशियों की जीत हार की स्थिति स्पष्ट होगी। ऐसे में गया नगर निगम में आने वाले प्रत्याशियों को लेकर फिर से लोगों में उत्सुकता रहेगी कि क्या इस दफ़ा जो प्रत्याशी आ रहे हैं वो काम करेंगे या नहीं। राज्य निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार चुनाव चिन्ह का आवंटन 30 सितंबर को होगा। साथ ही 20 अक्टूबर को मतदान होगा और 22 तारीख को वोटों की गिनती होगी। इस बीच शहर के सभी 53 वार्डों में प्रत्याशियों द्वारा प्रचार शुरू कर दिया गया है। हर प्रत्याशी अपने अपने दावों को लेकर, अपने वादों को लेकर जनता के बीच में है। कहीं विकास की बात हो रही है, तो कहीं पुराने कार्यों को याद दिलाई जा रही है। हालांकि गया शहर की जनता किसी भी प्रत्याशी को लेकर एक मत नहीं है। बिल्कुल अलग तरह का चुनाव होने की वजह से, बिल्कुल अलग तरह का चुनाव होने की बात मैं इसलिए कह रहा हूँ कि इन चुनावों में स्थानीय मुद्दे ही ज़्यादा होते हैं, जिसमें सड़क, नली, गली, साफ सफाई, राशन कार्ड आदि के मुद्दे ज़्यादा होते हैं। ऐसे में हर कोई उन प्रत्याशियों को टटोल रहा है जिन्होंने उनके लिए या तो कार्य नहीं किए हैं, या जब वो उनके पास गए हैं तो उन्हें यह कहकर भगा दिया गया है या वहाँ से हटा दिया गया है कि आपने मुझे वोट नहीं दिया है। ये शायद हर चुनाव में होता है। आप किसी भी 2002 जब लगभग 20 से 30 सालों बाद पूरे बिहार में नगर निकाय का चुनाव हुआ था, तब से लेकर अब तक का इतिहास उठा के देख ले, तो शायद आपको ये बातें बिल्कुल सामान्य सी नज़र आएंगी। ऐसा होता ही है, क्योंकि आपके घर के बगल का ही कोई सदस्य यानी पड़ोसी वो चुनाव लड़ रहा है, वो आपसे अपेक्षा करता है कि आप उसे वोट देंगे, लेकिन आप अपने घर से थोड़ी दूर पे स्थित एक दूसरे आदमी को जैसे आप जानते हैं, लेकिन आपको लगता है कि ये शायद बेहतर काम कर सकता है, आप उसे वोट देते हैं और उसे चुनाव जिताते हैं। हालांकि इस दफ़ा इस चुनाव में भी कई दिलचस्प चीज़ें सामने देखने को मिल रही है। मसलन वार्ड नंबर 28 की बात करें, वार्ड नंबर 28 से एक दिव्यांग दंपत्ति रानी देवी ने नामांकन किया है और उनके पति जो दिव्यांग हैं उनका कहना है कि उन्होंने यह चुनाव जनता के कहने पर लड़ा है। जब मीडिया से वो मुखातिब हुए, मीडिया से बात की, तो उन्होंने कहा कि जनता ने कहा कि मेरे वार्ड में, जहां आपके वार्ड में वो कार्य नहीं हुए हैं जिसकी वो अपेक्षा कर रहे थे। मसलन आधार कार्ड नहीं बना है, राशन कार्ड नहीं बना है, साफ सफाई नहीं हुई है। ऐसे में आप क्यों नहीं चुनाव लड़ते हैं? और उन्होंने मीडिया से बातचीत में कहा भी कि उन्होंने कई लोगों का, वार्ड के कई लोगों का आधार कार्ड बनवाया। वो व्हील चेयर से खुद जाते, लोगों का आधार कार्ड बनवाते, या दूसरी ऐसी चीज़ें जो आमतौर पर वार्डों में लोगों को ज़रूरत होती है, उसमें वो सहयोग करते। ऐसे में उनकी छवि को देखते हुए वो खड़े हुए हैं। रीना देवी भी कह रही हैं कि वो विकास के मुद्दे पर चुनाव लड़ेंगी और उन्हें पूरा उम्मीद है कि जनता उन्हें अपना पूरा मत देंगे। डीआरडीए कार्यालय में जब वो नामांकन करने के बाहर निकले तो उनके सास ससुर भी थे, जिन्होंने कहा कि मीडिया उन्हें सहयोग करे। अब मीडिया के जहाँ तक सहयोग की बात है, तो अब ये दौर पूरी तरह कॉमर्शियल है।
और मीडिया को चलाने के लिए भी पूँजी की आवश्यकता होती है। फिर भी मीडिया कर्मियों ने उन्हें भरोसा दिलाया है कि जो मीडिया हाउसेज़ हैं, वो अपने लेवल पर, अपने स्तर पर ये पूरी कोशिश करेंगे कि उनके प्रचार कार्यों में सहयोग दें और निश्चित तौर पे गया शहर की मीडिया, गया की मीडिया, वो चाहे प्रिंट मीडिया हो, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया हो, अपने सामाजिक कार्यों को लेकर अलग पहचान रखती है। मैं आपको याद दिला दूँ कि कोरोना काल में ही शहर की मीडिया में काम करने वाले लोगों ने आवारा कुत्तों, आवारा पशुओं को लेकर काफ़ी दरियादिली दिखाई थी और उन्होंने कई दिनों तक अपने स्तर पर फंड जमा किया और उनके भोजन की व्यवस्था की, जिसकी चर्चा पूरे देश में हुई थी। तो ऐसे में अगर कोई प्रत्याशी इन्हें लगता है और लगना भी चाहिए, मीडिया के ज़रिए सारी बातें की जा सकती हैं। मीडिया अगर चाहे तो आपको चुनाव जिता सकता है, ये ताकत मीडिया में है। मैं कॉमर्शियल चीज़ों को इसलिए कह रहा हूँ कि पूँजी एक बहुत बड़ा सच है और इसके बिना कोई भी मीडिया संस्थान नहीं चल सकता है, क्योंकि वहाँ कार्य कर रहे कर्मचारियों को भी अगर वेतन दिए जाते हैं तो उसी विज्ञापन के पैसे से मिलते हैं। लेकिन मैंने सिर्फ़ एक पहलू बता दिया है, एक महत्वपूर्ण पहलू है। अब इसमें कितनी चीज़ें होगी या नहीं होगी, ये चुनाव के दौरान देखने को मिलेगा। लेकिन अगर कोई प्रत्याशी जो दिव्यांग है और जिसकी अपेक्षा है कि मीडिया उसको सहयोग करे, तो मुझे तो लगता है कि ज़रूर मीडिया के लोग इसमें अपना सहयोग देंगे ही। अब चुनाव प्रचार शुरू हो चुका है। प्रत्याशी अपने-अपने वार्डों में हैं, घूम रहे हैं। सुबह हो या शाम हो या रात हो, किसी घर किसी घर का गलियारा हो, गली हो, चाय या पान की दुकान हो या राह चलते, वो अपने वोटरों को रिझाने की कोशिश में लगे हुए हैं। हालाँकि गया नगर निगम के कई वार्डों में निर्विरोध चुनाव की भी गूंज सुनाई दे रही है। इसकी वजह ये है कि वहाँ के प्रत्याशियों की छवि सामाजिक कार्यों को लेकर बहुत अच्छी है। वो जनता से डायरेक्ट बात करते हैं, उनकी समस्या को सुनते हैं और शायद इस वजह से ही पिछले कई सालों से या कई वर्षों से जनता उन्हें अपना प्रेम देते आ रही है, वोट के तौर पर उन्हें चुनाव जिता रही है। बीपीएल की टीम ने भी शहर के कई वार्डों का जायज़ा लिया है, जहाँ चुनाव को लेकर लोग अपना राय प्रकट कर रहे हैं। कोई कह रहे हैं उनके पार्षद ने ये नहीं किया, वहीं कुछ लोग कह रहे हैं नए चेहरों को भी मौका मिलना चाहिए। सबसे दिलचस्प ये है कि जब गया शहर में, गया नगर निगम में महापौर और उपमहापौर, महापौर का सीट तो आरक्षित था ही, उपमहापौर का सीट आरक्षित हो गया है, तो कई चेहरे इसमें दावेदारी कर रहे हैं। कौन जीतेगा, कौन हारेगा, यह तो काउंटिंग के बाद होगा, लेकिन दावेदारी तो है। वहीं कई लोग राज्य सरकार के फैसले को लेकर नाराज़ भी हैं। उनका ये कहना है कि जब कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में भारतीय संविधान ये कहता है कि चुनाव हो या कोई कार्य हो, वहाँ 50% आरक्षित है ही होना चाहिए, तो फिर क्यों गया में दोनों सीट आरक्षित कर दिए गए हैं? मांझी समुदाय के लिए क्यों आरक्षित कर दिए गए? आखिर क्यों? क्या इसकी वजह, इसका आधार क्या है? इसका आधार क्या है और ऐसा क्यों किया जा रहा है? क्योंकि पिछले कई वर्षों में पिछड़ा, अति पिछड़ा, स्वर्ण को लेकर जो राजनीति देखने को मिल रही है, उससे लोगों को काफ़ी निराशा हाथ लगी है। एक महत्वपूर्ण पहलू ये है कि पिछले कई वर्षों में स्वर्ण और पिछड़ी जातियों के बीच जो दूरियां हैं बढ़ी है, तो कई लेवल पर उनमें जागरूकता भी आई है। आप कह सकते हैं
कि थोड़ा-सा कम उनके बीच जो तपिश थी वो कम भी हुई है। पर चुनाव के दौरान आप उस तपिश को फिर से दोबारा महसूस कर सकते हैं। क्योंकि आप अपने घर में ही ले लो, जहाँ चुनाव को लेकर गॉसिप होगी, बातचीत होगी, प्रत्याशियों को लेकर बहस होगी, पर जात के मुद्दे पर शायद हम सब एक हो जाते हैं। हम चाहते हैं, हम भले ये कह लें कि हम जातिवादी नहीं हैं, लेकिन ऐसा है नहीं। हम चुनाव में जात के नाम पर ही वोट करते हैं और जात एक बड़ा सच भी है। इस सच को नकारने से कोई फ़ायदा नहीं है। भारतीय संविधान के निर्माता और देश के महान समाज सुधारकों में एक डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर के शब्दों में आप इसे समझ सकते हैं कि भारत में जाति व्यवस्था सबसे महत्वपूर्ण कारक है। अगर जाति व्यवस्था खत्म हो जाए तो बहुत सी चीज़ें ठीक हो सकती है, परिवर्तन हो सकता है। ऐसा नहीं है कि बाबा साहब अम्बेडकर के कथन के अनुसार कथन पर लोग चले नहीं हैं, चले भी हैं, उसका फ़ायदा भी हुआ है। लेकिन राजनीतिक पार्टियाँ, क्षेत्रीय पार्टियाँ, लोकल पार्टियाँ इस मुद्दे को ख़त्म होना नहीं देना चाहती है और इसकी बहुत हद तक वजह समाज भी है। समाज ने भी खुद को, भले वो अब खुद को मॉडर्न कहे, आधुनिक कहे, अ, लेकिन जाति को लेकर वो कहीं न कहीं अपनी उस सोच पर कायम है कि जाति ही सच है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि जाति एकदम से सच है, पर जाति सच है, ये आप इससे इनकार नहीं कर सकते हैं। आप इसकी गूँज बिहार के प्रायः सभी ज़िलों में देखेंगे और बिहार क्या, देश के हर राज्य में जाति को लेकर लगभग वही स्वर सुनाई देगा जो आपको अपने घरों में सुनाई देगा। कहीं ज़्यादा तो कहीं कम, लेकिन जाति को लेकर स्वर लगभग एक है। हालाँकि बीच-बीच में आप यह देख सकते हैं कि निकायों में जब चुनाव की घोषणा हो जाती है, तो प्रायः प्रत्याशी या पार्टियाँ बिहार में जो चुनाव हो रहे हैं, वो डायरेक्ट ज़रूर हो रहे हैं महापौर, उप-महापौर के, लेकिन इसमें राजनीतिक दखल अंदाज़ी नहीं है, जो दूसरे राज्यों में है। तो इस वजह से यहाँ भी जो दूसरी पार्टियाँ हैं, वही पूरी कोशिश, वो जो बैनर बनवाती है, पोस्टर लगाए जाते हैं, उसमें लिखा होता है कि जाति मुक्त समाज। वो पर्चे होते हैं, पर्चे बड़े आकर्षक होते हैं, आपको अच्छे लगते हैं, लेकिन आप वार्डों में चले जाइए, आप जातियों की गोलबंदी आपको समझ में आ जाएगी। बहरहाल इन सब के बीच गया नगर निगम का चुनाव भी राज्य के दूसरे नगर निकायों की तरह आगे बढ़ रहा है। नामांकन की प्रक्रिया पूरी हो चुकी है। 26 से स्क्रूटनी होगी, कैंडिडेट्स को सिंबल दिए जाएंगे, फिर मतगणना होगी और फिर वोटिंग होगी और उसके बाद कौन जीता और कौन हारा इसका फैसला होगा। बीपीएल की टीम आपसे गुजारिश करेगी कि जब आप वोट दें तो बिल्कुल सोच समझ कर दें और यह ज़रूर ध्यान रखें कि आप अच्छे प्रत्याशियों को ज़रूर जिताएं। वो प्रत्याशी इसलिए अच्छा नहीं हो क्योंकि वो आपके जात का हो, वो प्रत्याशी इसलिए अच्छा ना हो क्योंकि वो आपका पड़ोसी है, वो प्रत्याशी इसलिए अच्छा नहीं हो क्योंकि उससे आपका रोज़ मिलना-जुलना है, वो प्रत्याशी इसलिए अच्छा नहीं हो कि उसने आपके कुछ कार्य कर दिए हों। आप सोचिए कि आपका वार्ड, भले जिसकी आबादी 1500 है, 1600 है, 6000 है, जो भी हो, क्या वो सभी उन लोगों की ज़रूरतों को पूरा कर रहा है? अगर किसी ने भी ऐसा किया है, आपको ऐसा लगता है, तो ज़रूर इस बार उसे चुनाव जिताएँ और गया नगर निगम भी दूसरे निकायों की तरह स्वच्छता, साक्षरता और दूसरे मामले में नंबर 1 के पायदान पर कायम रहे, बेहतर है, यही कामना है। और इसी उम्मीद के साथ बीपीएल की टीम आपसे गुजारिश करेगी, चुनाव शुरू हो चुका है, आप जल्दी ही अपने मत का प्रयोग करेंगे और इस बार आपको थोड़ी अधिक मेहनत करनी पड़ेगी क्योंकि आपको पार्षद के अलावा
महापौर और उप महापौर के लिए भी अपना मत देना है। तो पूरे विवेक के साथ अपना मत दीजिए और देखते रहिए बीपीएल टुडे। नमस्कार।